अस्सलाम वालेकुम। एक क्विक वीडियो के साथ मैं आज आया हूँ 2 ऑफ दिसंबर 2021। ब्लड बाथ इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 2100 तकरीबन 2100 पॉइंट्स डाउनफॉल के अंदर है। तकरीबन कोई 4.7% के करीब नेगेटिव में। बहुत ह्यूज डिप है। आई डोंट नो कि लास्ट टाइम किस टाइम पर इस तरह की डिप आई थी। आई एम श्योर आई होगी, लेकिन मुझे अभी रीसेंट पास्ट में याद नहीं आ रहा। इसका कुछ रीजंस हैं क्यों ये इस तरह का डेफिसिट आया है और क्यों इस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है। कुछ इसके अंदर नेगेटिव न्यूज़ थी कल, और कुछ स्पेकुलेशन थी जिसकी वजह से ये सब कुछ आज इम्पैक्ट नज़र आ रहा है हमें स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जिसके अंदर आप करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा 5% के करीब आ गया है, जो कि नवंबर की इंपोर्ट जो है वो तकरीबन $8 to $9 बिलियन के दरमियान की कोई फिगर आई है। उसका ब्रेकडाउन अभी मैंने एटलीस्ट नहीं देखा, मुझे नहीं पता ब्रेकडाउन क्या है इस $8 बिलियन की इंपोर्ट के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस चीज़ के अंदर हमने इंपोर्ट की इतनी सारी इस मंथ के अंदर। और इसके अलावा ये कि रुपी के ऊपर भी प्रेशर है, 176 के करीब पहुंच गया है यूएस डॉलर। और बॉन्ड यील्ड जो हमें नजर आई है अभी तकरीबन कोई 11.5% के करीब, जिसका जो इंडिकेट कर रही है आगे पॉलिसी रेट जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक फिक्स करता है वो हो सकता है आगे और बढ़ जाए और ड्रास्टिक इंक्रीज हो जाए जैसे लास्ट टाइम होता है। और जब भी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उसके बाद आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसकी जो जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट इतने अच्छे मिल रहे होते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जाएँ, थोड़ा सा रिस्की एसेट के अंदर। तो इस वजह से इन सारी रीज़न्स की वजह से कुछ स्पेकुलेशन और कुछ नेगेटिव न्यूज़ इसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो कि मैं अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना, मेरे लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि मैं डिप को बाय करूँ। तो अगर आप इस तरह देखें कि आपको अगर लॉन्ग टर्म खेलना है तो आप कम से कम 10 से 15 साल का होराइज़न लें स्टॉक मार्केट के अंदर। और अगर आपके पास होराइज़न कम रह जाता है या कम है तो आप एंटर ना करें, या एंटर करें तो किसी ऐसे रिस्क वाले एसेट्स के अंदर ना जाएँ। अगर आप देखें कि किसी को रिटायर होना था लेट्स से 2020 के अंदर, और उसकी स्टॉक मार्केट का एक्सपोज़र सारा का सारा 2017-18 तक था। तो अब 2-3 साल के अंदर तो इस वक़्त उसने नेगेटिव ही लिया है जो भी लिया है रिटर्न। तो उसको जो रिटायरमेंट के डेज़ हैं उससे पहले अपने सिस्टम, जैसे कहते हैं ना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसी तरह सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान भी होना चाहिए। या तो रिटायरमेंट करीब हो या आपका कोई गोल करीब हो तो आपको उससे पहले अपना विथड्रॉल का प्लान बना लेना चाहिए स्टॉक मार्केट से। उसका रीज़न अगेन वो यही है कि आपको नहीं पता कि टुवर्ड्स योर एंड ऑफ योर गोल, जब तो आपकी डेट करीब आ रही है उस गोल की, या फिर आपकी रिटायरमेंट करीब आ रही है, तो आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। तो अभी हम देखें तो जो सिचुएशन है, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो अभी लेट्स से 40s के अंदर है, 30s के अंदर है, या 20s के अंदर है, या इवन 50s के अंदर भी हैं। और वो चाहते हैं कि अभी उनके पास 10 से 15 साल का टाइम है, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है एंटर होने का। और ये वीडियो मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको कुछ ऊपर-ऊपर से चीज़ें बताऊँगा, लेकिन मैं डेफिनिटली आपको बताऊँगा कि मैंने किन स्टॉक्स के अंदर इस वक़्त तक बाइंग की है आज के दिन में, और कितने की बाइंग की है। और इसके अलावा ये भी मैं बताऊँगा कि मैं उन स्टॉक्स को क्यों लिया है मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं अभी तक किसी भी ऐसे स्टॉक के अंदर नहीं गया हूँ जो कि डिविडेंड डिविडेंड यील्ड ना कर रहा हूँ। एक स्टॉक के अंदर गया था और उसने मुझे अभी तक कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड नहीं की। उसका रीज़न ये है कि वो उसकी एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी वर्ल्ड वाइड टीआरजी की, एफिनिटी ग्रुप की। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि सिचुएशन क्या हुई है। टीआरजी जिस वक़्त मैंने लिया था आई थिंक 120 का था, और इस वक़्त अराउंड आज तो 82 के करीब पहुँचा हुआ था। लेकिन उसमें भी मैंने, क्योंकि वो मेरा गैम्बलिंग का स्टॉक था कह सकते हैं आप, क्योंकि एज़ सच उसके अंदर कोई डिविडेंड यील्ड थी नहीं। मैं बताता हूँ डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स मैंने कौन से लिए हैं, लेकिन उस स्टॉक को मैंने सिर्फ़ उसके नाम पे लिया था। और ऑफ कोर्स उसकी न्यूज़ के बाद वो कम हुआ, लेकिन वो कम होने के बाद 81 पे जब गया था तो मैंने दोबारा बाय किया था, और 90 पे जब दोबारा आया था तो मैंने सेल किया था उसको थोड़ा-सा। लेकिन जो मेरी एक्चुअल उसकी होल्डिंग है वो अभी भी उसी जगह पर मौजूद है। मैं उसके अंदर अगेन बाय सेल करूँगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। मतलब मैंने ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ ना, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट किया था। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर मैं सीरियस हूँ, और मैं बताऊँ आपको, मैं आज जो मैंने बाइंग की है वो मैंने एंग्रो फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ। ये इफर्ट का जो स्टॉक है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा कि मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया। इस स्टॉक को पहले से सेलेक्ट करता हुआ आ रहा हूँ, ये मैंने अभी से सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ये मैंने जनवरी, इनफैक्ट आई थिंक दिसंबर लास्ट ईयर से मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, और उसके अंदर मैं हर दफ़ा बाय करता हूँ जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाती है। मैं बताऊँगा उस पूरी वीडियो के अंदर कि किस तरह से मैंने इफर्ट का स्टॉक सेलेक्ट किया और क्यों सेलेक्ट किया, और आज अगर इसकी होल्डिंग मैं देखूँ तो मैं पॉजिटिव में हूँ, नेगेटिव में हूँ, या किस तरह से है। ऑल्दो कि इफर्ट का स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाता, लेकिन जो इसके डिविडेंड्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप ये समझ लें, एक एग्जांपल ले लें। इफर्ट बेसिकली एंग्रो फर्टिलाइज़र है,
अगर 3 साल पहले किसी ने ये स्टॉक लिया हो ना, अगर 60 रुपए का लेट से, तो आज तक की जो उसके डिविडेंड यील्ड है वही 60 रुपए की है। यानी कि 3 साल के अंदर जो पैसे उसने दिए हैं आपको एज अ डिविडेंड, वो 60 रुपए है। तो आप उसको ऐसे एग्जाम्पल ले लें कि आपने कोई फ्लैट ले लिया हो लेट से 1 करोड़ रुपए का, और पिछले 3 साल का जो उसका रेंट है वही 1 करोड़ रुपए हो गया। तो और फ्लैट आपका अपना है, तो यानी कि 1 करोड़ रुपए आपको रेंट में मिल गया और 1 करोड़ रुपए का आपका फ्लैट अभी मौजूद है। तो आप उस फ्लैट को अगर चाहें तो बेच भी सकते हैं। तो इसी तरह से एंग्रो का जो ये वाला स्टॉक है ये बहुत जबरदस्त है। 3 साल में अगर किसी ने लिया तो उसने 3 साल पहले अगर किसी ने लिया इसको तो उसने अपने पैसे रिटर्न कर दिए। अब इसके अलावा इफर्ट के अलावा जो मेरे पास है वो ईपीसीएल है, एंग्रो पॉलीमर। ये भी अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर भी डिविडेंड मिलते हैं। इतने अच्छे डिविडेंड शायद ना मिलते हो, लेकिन मैंने एंग्रो की वजह से इसको लिया हुआ है। और ये पहली दफा आज मैंने लिया है क्योंकि स्टॉक की जो इसकी प्राइस थी वो काफी कम हो गई थी, इसलिए मैंने इसको लिया है आज। इसके अलावा जो पहले से मैंने लिया हुआ था स्टॉक वो हपको का था। हपको के अंदर भी अगेन डिविडेंड्स होते हैं, तो उसको मैं पहले से ले रहा था, ऑल्दो इतनी क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन इस दफा मैंने थोड़ी सी ज्यादा ली है। लोटे केमिकल बहुत अच्छा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, इसको भी मैंने पहली दफा खरीदा है आज। और इसके अलावा लकी सीमेंट, इसको भी इसको नहीं, पहले मेरे पास था, इसने इनफैक्ट इसके डिविडेंड भी मुझे मिले हुए हैं। तो ये भी अच्छा स्टॉक है लकी सीमेंट का, बहुत अच्छी कंपनी है लकी। लकी ग्रुप बहुत अच्छा है, तो उसके हिसाब से मैंने आज भी उसके अंदर बाइंग की है अगेन। एमसीबी के स्टॉक्स मैंने लिए हैं, एमसीबी भी अच्छा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है। बैंक, बाय द वे इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वो आपको जितने यील्ड देते हैं, डिविडेंड्स देते हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर प्राइस जो ऊपर नीचे जाती है, लेकिन जो उसकी यील्ड होती है अगेन वो इतनी अच्छी होती है कि आप एमसीबी के अंदर पैसे रखने के बजाय एमसीबी का स्टॉक रख लें तो वो आपको ज्यादा अच्छे पैसे दे देगा। इसी तरह मैंने नेशनल फूड्स का स्टॉक लिया आज। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसको लेने का, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज मुझे सही नहीं लग रही थी। वो आज नीचे आया तो मैंने जो उस पे जो लोअर, जो इसकी प्राइस के ऊपर मैंने सेल बाइंग लगाई हुई थी, वो मिल गया मुझको नेशनल फूड्स का। ये मैंने आज 152 का लिया है, और 152.7 का लिया है। और इसके अलावा मैंने टीआरजी का स्टॉक लिया है। टीआरजी का स्टॉक तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसके अंदर अगेन थोड़ा सा गेम लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, ये मेरी गट फीलिंग है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं खेल रहा हूँ जिसके साथ सिर्फ, इसको मैंने किसी डिविडेंड यील्ड की वजह से नहीं लिया, इसको मैंने क्योंकि मेरी पुरानी ट्रेड अभी भी मौजूद है, तो वो मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए जब कम प्राइस होती है तो मैं खरीद लेता हूँ। और ये आई डोंट थिंक सो कि इसकी प्राइस और नीचे जाएगी, पता नहीं, हो सकता है चली जाए, लेकिन आई डोंट नो, इसलिए मैंने लिया ये। इसके अलावा मैंने, मुझे एक फ्रेंड ने बताया था कि यार इसकी ये मुझे आज ही कॉल आई थी उनकी, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इसका स्टॉक मुझे लेने को बोला था। और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्या रीजन है। मैंने कोई बहुत ज्यादा इसमें ट्रेड नहीं की, मैंने थोड़ा सा स्टॉक ले लिया था। मैं बाद में इसको देखूंगा कि इसको लेना कैसा है या क्या इसके अंदर बैकग्राउंड है। वो जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया था वो एक रिलायबल बंदा है, तो इसलिए मैंने ले लिया था ये। लेकिन ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा ना टोटल अमाउंट कितने के स्टॉक्स लिए हैं, तो आप खुद कहेंगे कि यार ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट तो है नहीं जिसमें आपने इतने इतने सारे जो बताए हैं, कितने स्टॉक्स आए होंगे। लेकिन उसका मैं रीजन बताता हूँ कि मैंने इतनी अमाउंट, ज्यादा अमाउंट क्यों नहीं डाली। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो लिया था वो पीओएल है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। अगेन अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जो मैंने लिया है। अच्छा, अब मैं बताऊं कि ये टोटल जो मैंने जितनी भी बाइंग की है आज, ये टोटल 70,000 रुपीज के करीब की बाइंग है। ज्यादा बड़ी बाइंग नहीं है ये, 70,000 रुपीज की बाइंग है। सुबह सुबह मैंने, जब मुझे पता चला कि यार मार्केट की ये सिचुएशन है, मैंने फौरन बैंक से पैसे ट्रांसफर किए अपने ब्रोकर के अकाउंट में। उनको बोला, वो थोड़ा सा टाइम लगा उन्होंने, लेकिन अच्छा ही वो टाइम लग गया, क्योंकि उसके बाद मार्केट हल्के हल्के करके नीचे गई, तो मैं अदरवाइज शायद महंगी चीजें खरीद लेता। आज की जितनी भी बाइंग है मेरी, इस वक्त मैं बेचने जाऊं तो सारी शायद पॉजिटिव में ही होंगी, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी ऊपर आ गई हैं प्राइसेस। तो वैसे तो बहुत बुरा हाल था, लोअर लॉक लगे हुए थे हर जगह। लोअर लॉक क्या होता है वो भी शायद आपको पता हो कि इसके अंदर जब जब एक सर्टेन लिमिट से नीचे चली जाती है ना स्टॉक की प्राइस, तो वो पाकिस्तान स्टॉक के अंदर एक सिनेरियो है कि वो सर्टेन लिमिट से नीचे नहीं स्टॉक को जाने देते। तो वो लगे हुए थे हर जगह पर, हर स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट, कुछ स्टॉक्स में नहीं लगे थे। अब आप देखें, मैंने डोमेन सिटी रीट भी लिया हुआ है। मैंने उसमें पहले भी बताया था कि मैंने रीट्स के अंदर मैं थोड़ा सा आई एम एक्साइटेड फॉर देम, लेकिन ये डीसीआर पुराना है, डॉल्मेन सिटी रीट पुराना रीट है, कोई इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैंने उसको सिर्फ समझने के लिए लिया था। और आज देखें कि डॉल्मेन सिटी रीट पॉजिटिव में है। आज मैंने लिया तो नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ याद आ गया कि मैंने जो उसकी प्राइस देखी आज मैंने, तो वो अभी भी पॉजिटिव में ही है। अभी भी कोई ऐसा उसके अंदर इतना फ्लक्चुएशन नहीं हुई कि वो नीचे चला जाए।
तो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं कि स्टॉक मार्केट कहीं की कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। अगर ये ऊपर भी चली जाती है ना स्टॉक मार्केट, तो शायद ये डीसीआर अपनी जगह पर बैठा होता है, लेकिन इसकी डिविडेंड यील्ड आती है, जिससे हम फायदा उठाते हैं। मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ इसमें, हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म विजन रखें, अपना लॉन्ग टर्म होराइजन रखें। आज मैंने जो 70,000 रुपए की जो बाइंग की है, इसका रीजन यही है, अगर मैं चाहता तो शायद मैं 6 लाख रुपए की भी बाइंग कर लेता, लेकिन उसका वो नहीं है ना मुझको कि मैं इस तरह की बाइंग करूं कि आज के दिन थोड़ी हो सकता है कल दोबारा मार्केट नीचे चली जाए, और उसके बाद हो सकता है दोबारा और नीचे चली जाए, इवेंचुअली मार्केट ऊपर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यू नेवर नो कि आगे कल क्या होता है। तो मैं सारे पैसे तो अभी नहीं डालूंगा ना अपने, और मैंने अभी तक जो इन्वेस्टमेंट की है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी की है, मैंने इसके अंदर डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर की है, डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर की हुई है मैंने। तो बाय द वे इन सारे स्टॉक्स की मैं अलग अलग सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊं, ताकि मैं किस तरह से मैंने इनको पिक किया और किस तरह से मैंने इनके रिजल्ट्स को देखा कि कितना डिविडेंड्स है इन सारे स्टॉक का। जैसे मैंने एग्रो फर्टिलाइजर का बताया ना, इस पे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तो ये आपको मैं कहूंगा कि हमेशा लॉन्ग टर्म होराइजन रखें स्टॉक मार्केट। कोई अगर आप डे ट्रेडर हैं या आप अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आई आई रिस्पेक्ट यू, अगर आप कर सकते हैं ये काम तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये चार्ट समझ नहीं आते इसके, जो वो कहते हैं ना, ये सपोर्ट हो गई और ये दूसरी सपोर्ट है और ये तीसरी सपोर्ट है और ये इस तरह ऊपर जाएगा, और ये मुझे लगता है कि जब ये हो जाता है ना तो फिर उसके उसके रीजंस आ रहे होते हैं। लेकिन जब ये होने वाला होता है उससे पहले हमें कोई कुछ नहीं बताता। मैंने तो आज तक किसी जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि कल वो कह देंगे यार ये ऊपर जाएगा। वो ये कहते हैं कि अगर ये इतना आएगा तो ऊपर जाएगा, और फिर अगले दिन जब नहीं जाता तो फिर उसका एक रीजन मिल जाता है कि क्यों नहीं गया वो, या क्यों चला गया नीचे, तो उसका एक रीजन मिल जाता है। लेकिन एक दिन पहले हमें कोई अच्छी प्रेडिक्शन नहीं मिलती। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को ऐसा कोई मुझे नहीं समझ में आती, एटलीस्ट जो कर रहे हैं वो वेल एंड गुड। लेकिन कोई नया ट्रेडर है तो मैं उसको तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि वो इस तरह से करे, या नया इन्वेस्टर है तो उसको मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। मैं नए लोगों को यही कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रहें, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको ये जो आज के दिन जो हुआ है ना, इसमें ज्यादातर कंपनीज में लोअर लॉक लगा है, लेकिन ये कंपनीज बाउंस बैक कर जाएंगी आराम से। अगर ये अच्छी कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज हैं, तो ये बाउंस बैक करेंगी। इनके डिविडेंड यील्ड्स ही आपको जो है ना, इनकी जो प्राइस डिप्रिसिएशन है उससे बचा लेंगे। और मैं तो बताऊं आपको कि मैं जब से स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया ना इन्वेस्ट करना, पिछले कोई 2 साल से लेट से, बल्कि म्यूचुअल फंड में उससे भी पहले से, लेकिन जो मेरी दुआ होती है कि भाई ये नीचे गिर जाए, स्टॉक मार्केट जितनी नीचे गिरनी है गिर जाए। क्योंकि मैंने एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ड्यूरिंग कोविड वो मिस की थी। मैंने उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की थी, जब 28,000 27,000 पे मार्केट चली गई थी, उस वक्त इन्वेस्टमेंट का टाइम था, वो मैंने मिस किया था। अब तो मैं कहता हूँ जितना गिरना है गिर जाए, क्योंकि जितने मैं पैसे लगा रहा हूँ ये पैसे मुझे अगले 10 साल तक नहीं चाहिए। मैं वो चीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए 10 साल तक, मैं उसको। लेकिन हाँ, जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं तो आपको मॉनिटर भी करना पड़ता है। अब जैसे टीआरजी की एग्जांपल ले लें, हो सकता है टीआरजी का स्टॉक दोबारा 120 रुपए पे ना जाए, तो अगर इस तरह होता है तो आपके तो पैसे वो गए। तो इसलिए अगर आप इसको कांस्टेंट मॉनिटर नहीं करेंगे, एवरी डे, एवरी 2 डे 3 डे, वीकली एटलीस्ट मॉनिटर नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन ये कि ऑफ कोर्स मैं ट्रेडिंग में नहीं बिलीव करता। अगर कोई बहुत बड़ा मसला हो जाए जैसे टीआरजी में हुआ था, उस केस के अंदर कुछ ट्रेडिंग कर लें, अदरवाइज मैं ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट ही करता हूँ और री इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये मेरा आपको मशवरा है कि आप प्लीज लॉन्ग टर्म में रहें, ज्यादा तेजी से पैसे कमाने का ना सोचें। अदरवाइज आज जिस तरह से लोगों के साथ हुआ है ना, आई एम श्योर कि कुछ हार्ट अटैक्स भी हुए होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसी लगी वीडियो प्लीज बताइएगा, फीडबैक जरूर दें, सब्सक्राइब कर दें न्यूज़लेटर को, वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।